नमस्कार दोस्तों, 20 अगस्त 2023 को होने वाली सी-टेट परीक्षा के लिए ये आपकी तीसरी क्लास है जो कि हिंदी विषय से ली गई है। और इससे पहले मैथ पेडागोजी की एक क्लास हो चुकी है और उसी के साथ साथ आपका ईवीएस की भी एक क्लास हुई है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है और आप सभी को बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्व रखता है। जब आप परीक्षा देंगे, परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो प्रश्न जब आपके समक्ष आएंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट वही सब होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉपिक वाइज प्रश्नों को लिया गया है। आपका पहला टॉपिक जो है वो है भाषा बोधगम्यता से। हिंदी विषय है। पहला प्रश्न है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है या फिर है। क्या पॉजिटिव पूछ रहा है या फिर नेगेटिव, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो नहीं है पूछा गया है तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो प्रश्नों के उत्तर लिखना जो है वो सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक नहीं है। केवल प्रश्नों के उत्तर लिख देने से सृजनात्मकता का विकास जो है नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है बहुभाषिकता यानी कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता जो है भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं की जा रही है क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है, केवल और केवल यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है। तो आप सरसरी निगाह से पूरे क्वेश्चन देखते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। तो अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना जो है ये कहलाता है कि जो पठन है वो हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं। तो कहानियों की बात हो रही है, किस प्रकार सहायक होती हैं। तो बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में जो कहानियाँ हैं वो मदद करती हैं या फिर ये भाषिक नियम सिखाती हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे सी है, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ा देती है। तो जो कहानियाँ होती हैं वो बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है तो वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण ये है कि बड़े समूह के सामने अपनी बात करने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने घर परिवार में कोई भी चीज़ें होती हैं या फिर कुछ भी पढ़ता है बच्चा, जब उससे पूछा जाता है तो वो बता देता है, लेकिन जब विद्यालय में वो जाता है और काफ़ी समूह के बीच उससे कुछ पूछा जाता है तो वो कभी कभी हिचकिचाता है या फिर हकलाने लगता है, जो चीज़ें उसको आती हैं वो भी नहीं बता पाता है। तो यही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो हैं लयात्मकता को पसंद करते हैं, इसमें यानी कि गीतात्मक शैली से जो कविता जो होती है वो जिसमें गीतात्मक चीज़ें होती हैं उसको पसंद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो अधिक महत्वपूर्ण है इसकी तुलना में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। तो भाषा की कक्षा की बात करें तो दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना ये जो है सबसे कम प्रभावी पूछा है। तो कम प्रभावी अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कम प्रभावी पूछ रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन ए, बी और सी है ये अधिक प्रभावी है इसकी तुलना में कि दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या है। तो लेखन अभ्यास का एक ये जो है महत्वपूर्ण चरण है। क्या? भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, भोजपुरी भाषी मोना श यानी कि बड़े श को स पढ़ती है और र को ड़ बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो संभावित कारण हो सकता है वो होता है व्याघात या फिर मातृभाषा। अगला प्रश्न है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या अनुदित होती रहती है। तो यहाँ पर भाषा क्षमता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? तो स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी कि बच्चा जो भी कुछ पढ़ा है उसको इस प्रकार के अवसर देना कि उसको वो अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि बच्चों को अवसर प्रदान करना, जिससे कि चाहे उसको गलत चीज़ें आ रही हैं, मतलब किसी भी प्रश्न का गलत आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, उसका मतलब नहीं है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि बच्चा उसको अभिव्यक्त कर पाए, किसी के समक्ष रख पाए अपनी बात को। अगला प्रश्न 14 नंबर का है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, किस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है? तो मातृभाषा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला प्रश्न 15 नंबर का है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो संभावित कारण है वो है उनकी मातृभाषा का प्रयोग होता है, जिसमें कि बहुत सारे देखेंगे बच्चे जो हैं, या फिर टीचर वगैरह भी देखेंगे आप लोग, जो लोग पढ़ाते हैं उनकी मातृभाषा का जब प्रभाव रहता है तो वो सड़क को सरक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। जब बच्चा विद्यालय आता है उससे पहले ही भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं जो हैं बच्चों के पास होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो रहा है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो क्या होना चाहिए? तो संप्रेषण का माध्यम जो है वो मातृभाषा होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, क्योंकि मातृभाषा के बारे में बच्चे जो है जन्म से ही, यानी कि जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं या फिर बोलना नहीं भी प्रारंभ करते हैं तो मातृभाषा से ही परिचित होते हैं, तो उससे उनको समझना आसान होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न में उन्हें बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये बात हो रही है, एक प्रकार से देखेंगे समावेशी शिक्षा, तो सबको एक साथ पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना तो सबको एक साथ में है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो या फिर वाक दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार का बच्चों में दोष हो, उनको एक साथ पढ़ाना है, लेकिन उसमें आप प्रश्नों में परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसको इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएँ जो कि अगर देख नहीं पा रहा है तो बोलने संबंधी प्रश्न उससे पूछे जाए, मौखिक प्रश्न उनसे पूछे जाए, इस प्रकार से बच्चों का टेस्ट लिया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे भाषा, आप भाषा यानी कि हिंदी विषय की आप ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का, भाषा मूल्यांकन, जिसमें कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इस संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखेंगे पहले नंबर का प्रश्न है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, क्या दोष है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में? तो यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, इसे अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। तो ये सारे ही आ जाते हैं दोष के अंतर्गत, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। इसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न की उपयोगिता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो वो है निष्पक्ष मूल्यांकन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है ब्लूम ने। ब्लूम की टेक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ब्लूम ने त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर का है, भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है? तो स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो है प्रभावी होनी चाहिए, तभी वे बच्चे को बेहतर ढंग से जो है सिखा पाएंगे और बच्चे जो हैं उनकी बातों को समझ पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो ये अपेक्षा कर सकता है कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, यानी बधे बधाए जवाब का मतलब ये है, एक होता है बधा बधाया जवाब, यानी कि प्रश्न जो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका आंसर जो बताए हैं आप वही आंसर सेम टू सेम वही आप बता दें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चा अपने से सोच कर बताता है, अपने ज्ञान से, अपने बोध से सोच कर बताता है, तो ये होता है बधा बधाया जवाब न देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला देखेंगे, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है क्या है? तो विभिन्न स्थितियों में
भाषा का प्रभावी प्रयोग करना जो है ये भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किस में संभव है? तो ये संभव होता है किसमें? पोर्टफोलियो में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो आप किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य। आपको बताना है कि भाषा का सतत और व्यापक जो आकलन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अगर बच्चा वर्तनी संबंधी त्रुटियां करता है तो उसमें क्या करेंगे आप? तो शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके उसमें अंतर पहचानने का अवसर देंगे। दो शब्दों को लिखेंगे, फिर उसमें अंतर किस प्रकार से आप बोल कर बच्चों को बताएंगे कि क्या अंतर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पढ़ना अगर सीखना है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। क्या सर्वाधिक अपेक्षित है? तो कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना ही सर्वाधिक अपेक्षित होता है। यानी कि चाहे बच्चा कक्षा में हो या फिर कक्षा के बाहर हो, भाषा प्रयोग करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर बोलने में हिचकिचा रहा है या फिर हकला रहा है तो उसको बाहर अवसर न दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को हमेशा अवसर देना चाहिए, चाहे कक्षा की बात हो या फिर कक्षा के बाहर। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि के अंतर्गत। तो आप ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में आप देखेंगे सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है उसी को आप राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे होता है और किसके लिए होता है? तो ये जो है अर्थ के लिए होता है और अर्थ से होता है और उद्देश्य के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा के कौशल जो है वो क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। कौशल में क्या आपका पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये 4 जो हैं वो भाषा के आपके कौशल हो गए। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, तो ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा 1 में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? तो अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। देखिए सीटेट में वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, आपके ब्लूम हो गए और ये सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। इन सभी लोगों से प्रश्न आपका वाइगोत्स्की से और पियाजे तो हर बार प्रश्न बनते हैं आपकी, चाहे वो आपका सीडीपी में पूछे या फिर आपका लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। लैंग्वेज में यानी कि जैसे यहाँ पर हिंदी में आप देखेंगे पूछा गया है वाइगोत्स्की से प्रश्न। चॉम्स्की भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ये नहीं है कि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं तो वो नहीं समझ पा रहे हैं तो टीचर भी उसको इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी जो है कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो यहाँ पर यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? तो इससे क्या होगा, बच्चों को अवसर प्राप्त होंगे, अपनी अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्राप्त होंगे। जैसे कि अगर आप पूछेंगे लड़की ने किसके दाम नहीं बताएं, तो इसका केवल एक आप आंसर बता देंगे। इसके बाद देखेंगे लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, बता देंगे आम। लेकिन अगर ये देखेंगे तीसरा ऑप्शन जो है कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, तो आपको इससे अपनी अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है तो क्या होता है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका होता है? तो यहाँ पर सबसे उचित तरीका होगा बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता जो है सर्वोपरि मानी जाती है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपको ध्यान में रखना है क्या उचित नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में जो पॉजिटिव होगा वो आपका, यानी कि पॉजिटिव जो है उस ऑप्शन को आप छोड़ देंगे, जो निगेटिव होगा उसी को आप राइट कर देंगे। तो उचित नहीं है, क्या उचित नहीं है, तो आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो कथन उचित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न देखेंगे, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होंगे? आपको बताना है इस ऑप्शन में क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर दो ऑप्शन देखा जाए और आप सारे ऑप्शन देख लीजिए, क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, या फिर यदि तो वाले प्रश्न, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। तो इसमें जो आपका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा सही वाला वो आपका हो जाएगा यदि तो वाले प्रश्न। इससे जो है बच्चों के समझ का मूल्यांकन करने में ये जो हैं वो सहायक नहीं होंगे, बाकी जो है वो सहायक होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर का है, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम होता है? तो भाषाई क्षमता का आकलन कराना है तो किसी दृश्य का वर्णन करना जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सक्षम होता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें आपका हो जाएगा अक्षर जोड़कर पढ़ना, बाकी समझकर पढ़ना, चित्रों से अनुमान लगाना, पढ़ने में प्रवाह, ये सभी जो है वो अधिक महत्व के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानक वर्तनी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे और इसका राइट आंसर देंगे क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त क्या होगा? तो ये आपका होगा मुक्त अंत वाला जो प्रश्न होता है वो सब सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बद्ध अंत वाला क्या होता है कि उससे बच्चे के विचारों को, बच्चे जो हैं अपने विचार को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ क्या है, यानी कि ये जो कथन है उसका अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की अपने आने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि उनको अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं और सहज रूप से किसी भी चीज़ को वो समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? तो पाठ में आई कहानी को आगे जो है बढ़वाना ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है कि कुछ कहानियाँ दी गई हैं और उसके आगे की जो कहानी है वो बच्चों से आप पूछिए आगे क्या हो सकता है। बच्चे जो है अपने समझ के साथ उस कहानी को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है संदर्भ में व्याकरण समझना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? समावेशी कक्षा है, आपको कविता पढ़ानी है तो क्या करेंगे? तो कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है? तो यहाँ पर चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? तो सतत आकलन के लिए बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
तो भाषिक संरचनाओं पर आधारित पर प्रश्न जो हैं सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, एकाकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? तो एकाकी पाठ जो होते हैं वो सहायता करते हैं संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो ये आपकी अलग टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे के सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये क्लास जो है आपकी 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।